Hello students of class 10th, welcome all of you in the second lecture of the topic circles. स्टूडेंट पिछले इस वीडियो में हम लोगों ने सर्कल चैप्टर को स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक थ्योरम मैंने आपको समझाई थी. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर इट. वी शैल डिस्कस टुडे. फर्स्ट करेंगे द एंगुलर प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, सेकंड है द साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल एंड थर्ड है द टेंजेंट एंड द सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल. ये हमारे मेन टॉपिक बचे हुए हैं सर्कल के, और हर एक टॉपिक में कुछ थ्योरम्स हैं और कुछ फैक्ट हैं, कुछ कोरोलरी है. वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज वन बाय वन. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक हमारा क्या है? द एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स. इसमें देखिए फर्स्ट थ्योरम मैं करने जा रहा हूं. थ्योरम को ध्यान से समझिएगा, वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, जिससे कि आपको हर थ्योरम क्लियर हो जाए. क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे तो सारी थ्योरम को अप्लीकेबल करना होगा. बिल्कुल ध्यान से समझिएगा हर चीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है. थ्योरम वन करते हैं. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. अब इस थ्योरम को अगर हम पढ़ने के बाद देखो डायग्राम में अगर समझें तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा. तो यहाँ लिखा है द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर. तो क्या करते हैं हम लोग, क्या है कि हम लोगों ने बना लिया एक सर्कल. ये बन गया आपका एक सर्कल, और सर्कल मैंने क्या किया, एक ले ली आर्क. मान लिया मैंने ये ले ली आर्क, हो गई पी क्यू. अब इस आर्क के थ्रू सेंटर में बनने वाला एंगल, ये मान लिया कि सेंटर है ओ. तो मैंने क्या किया, ओ से पी को ज्वाइन कर दिया और ओ से मैंने ज्वाइन कर दिया क्यू को. तो ये एंगल बना आपका एंगल पी ओ क्यू बना. is double the angle made by it at any point on the remaining part of circle. यानी कि इसी आर्क के थ्रू जो ये रिमेनिंग पार्ट बच रहा है यहां से लेके यहां तक, उसमें कहीं पर भी कोई एक और पॉइंट ले लें तो उस पॉइंट पे बनने वाला एंगल जो भी होगा उसका ये एंगल डबल होगा. जैसे मान लिया मैंने एक पॉइंट हमने यहां ले लिया, सपोज यहां ले लिया मान लो आर. अब मैं क्या करता हूं, मैं अगर आर को मिला दूं इससे, मान लो मैंने आर को मिला दिया पी से, तो ये ऐसे बनेगा बच्चों. तो जो ये वाला एंगल बन रहा है पी आर क्यू, इसको हम ऐसे लिखेंगे, टू एंगल पी आर क्यू. इट मीन्स ये हुआ कि पी ओ क्यू विल बी डबल ऑफ पी आर क्यू. प्लीज नोट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आर पॉइंट कहीं भी हो सकता है. यहां से लेके यहां तक में कहीं पर भी आप इसको शो कर सकते हैं ऑन सर्कमफरेंस. डेफिनेटली ये वाला एंगल इसका डबल होगा. अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का है तो ये 60 डिग्री का होगा. अगर ये एंगल हमारा 45 का है तो ये 90 डिग्री का होगा. 100% ये वाला एंगल इसका डबल होना ही होना है. तो ये थ्योरम होती है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एंगल प्रॉपर्टी सर्कल की फर्स्ट थ्योरम है. अब इस थ्योरम को देखिए और तरह समझते हैं हम लोग यहाँ पर. अब कहते हैं कि अगर हम लोग एक डायग्राम और ले लेते हैं इसी का ही. देखिए हमने एक डायग्राम और बना लिया. अब करना यहाँ पर यह है कि हमने इसे ले ली मेजर आर. यहाँ मैंने क्या ली थी, पी क्यू मारी थी माइनर आर, और मैंने यहाँ पर ले लिया, मान लिया पी है और ये क्यू है. अब मैंने ओ पॉइंट को अगर मिलाया इससे, P to O and P to and O to Q, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि जो ये वाला एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. तो ये एंगल बताइए किसका डबल होगा. अब तो उसके लिए आपको यहां पर एक पॉइंट लेना पड़ेगा R. तो आपका ये P से आपने R मिला दिया और R से आपने Q मिला दिया. तो जो ये वाला एंगल होगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ विल बी डबल ऑफ एंगल PRQ. सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन डायग्राम देखिए आप, थोड़ा सा चेंज लग रहा है. यहां पर आपको लिखना पड़ेगा रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये हमारा मेजर आर्क है. यहां पर ध्यान दीजिए, तो पी क्यू हमारा माइनर आर्क था, लेकिन यहाँ क्या है, पी क्यू मेजर आर्क है. तो क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल POQ will be twice of angle PRQ, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा इसका डबल ये होगा.
इसका मतलब ये वाला अगर 130 डिग्री का है तो ये कितना होगा, डबल कर दिया 130 तो कितना आएगा 260। ये वाला एंगल जो कोई भी, अगर 100 है तो ये कितना होगा 200 होगा। यानी डेफिनेटली ये थ्योरम दो जगह अप्लाई होती है, या तो माइनर आर्क होगा या होगा इसका मेजर आर्क, इजंट इट। इस पे और भी थ्योरम बेस्ड है, वी विल डिस्कस वन बाय वन। प्लीज सी नेक्स्ट थ्योरम। नाउ सी सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन दिस थ्योरम। फर्स्ट रिजल्ट है इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। यानी कि अगर किसी सर्कल में हम दो या दो से ज्यादा इक्वल ले लें आर्क, तो उनके थ्रू बनने वाला एंगल सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनेंगे इक्वल आर्क से थ्रू, वो सब आपस में इक्वल होंगे। जैसे देखिए यहां मैं दिखा रहा हूं, मान लिया मैंने एक सर्कल बनाया। अब बताइए इस सर्कल में मैंने क्या किया, इक्वल आर्क बोला गया है। मैंने यहां पे एक आर्क ले लिया ए बी और ले लिया मैंने सी डी। ये दोनों आर्क इक्वल हैं, यानी कि कह सकते हैं आप आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी। ये दोनों के दोनों आर्क क्या है बच्चों, इक्वल हैं। बोथ द आर्क्स इक्वल इन लेंथ, ए बी सी डी के इक्वल है, तो कह रहे हैं इक्वल आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। यानी कि अगर रिमेनिंग पार्ट यहां पे कहीं ले लें पॉइंट, हम लोग एक पी ले लें, तो इसको अगर हम पी से मिला दें, पी को ए से और पी को बी से, पी को सी से और पी को डी से, तो ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा डेफिनेटली। एंगल ए पी बी मस्ट बी इक्वल टू सी पी डी। ये हो गया मेरा फर्स्ट रिजल्ट। ओके स्टूडेंट, अब आता है सेकेंड रिजल्ट। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द मेजर या माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल। अब यहां पे जहां आर्क था वहां पे इक्वल कॉर्ड लिया गया है। लेट्स ड्रॉ डायग्राम। तो मैंने क्या किया, यहां पे डायग्राम बनाया सर्कल का, और मैंने यहां पे दो कॉर्ड ले ली इक्वल। तो क्या किया मैंने, एक कॉर्ड ले ली ए बी और एक कॉर्ड ले ली सी डी। एक कॉर्ड आपकी हो गई ए बी और एक कॉर्ड हो गई सी डी। ये लिख देते हैं यहां पर कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। दोनों कॉर्ड आपस में लेंथ वाइज इक्वल हैं। अब ये दोनों आर्क जो कॉर्ड हैं, ये क्या कर रही हैं, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द मेजर और माइनर आर्क। तो ये देखिए ये वाली आर्क जो बच रही है इसी को ही बोल रहे हैं माइनर या मेजर। यानी ये आर्क माइनर भी हो सकती है, मेजर भी हो सकती है। तो यहां पे हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया, फिर से हम लोगों ने पी पॉइंट तो मिला दिया हम लोगों ने इस तरीके से, पी से सी को और पी से डी को। तो फिर से कह सकते हैं हम लोग यहां पर एंगल ए पी बी मस्ट बी इक्वल टू सी पी डी। यानी जो रिजल्ट यहां है वही रिजल्ट यहां पर है, लेकिन बस डिफरेंस ये है यहां पे आर्क है और यहां पे कॉर्ड है, इजंट इट। अब आता है हमारे पास थर्ड रिजल्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोटिस हियर, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। देखिए सेम सेगमेंट का मतलब क्या होता है, आपको बताना चाहिए कि जब हम सर्किल में कोई कॉर्ड बनाते हैं तो सर्किल के दो हिस्से हो जाते हैं। तो एक को बोलते हैं माइनर, एक को बोलते हैं मेजर। यानी दो बनते हैं सेगमेंट, उसमें जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं मेजर, जो क्या बोलते हैं माइनर। और अगर दोनों इक्वल होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, सेमी सर्कल हम लोग बोलते हैं। तो देखिए करते कैसे हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे सर्कल बनाया एक, ये बन गया आपका सर्कल। अब क्या कह रहे हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। जैसे मैंने मान लिया कि एक बनाई कॉर्ड, ये बन गई मेरी एक कॉर्ड। अब इस कॉर्ड से क्या हुआ, ये बन गया आपका मेजर सेगमेंट और ये बन गया माइनर सेगमेंट। अब अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर में ही अगर इस कॉर्ड से जितने भी एंगल बनेंगे सरकमफ्रेंस पे वो सब इक्वल होंगे, ये मतलब है इसका। तो जैसे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने दो पॉइंट मार्क कर लिए, एक पॉइंट पी और एक पॉइंट क्यू। तो आपने अगर पी से
ए को मिलाया, पी से आपने बी को मिलाया, ऐसे ही आपने क्यू से आपने ए को मिलाया और क्यू से आपने बी को मिलाया, इजंट इट? तो जो ये वाला एंगल होगा डेफिनेटली इक्वल होगा, यानी ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री का है ये भी 30 डिग्री का होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग एंगल इन सेम सेगमेंट। इसी प्रकार से देखिए अगर यहां बनाते हैं, मान लो हमने यहां पे ले लिया एक पॉइंट, ले लिया मैंने यहां पर आर और एक पॉइंट ले लिया एस, तो अगर हम यहां भी करना चाहें तो यहां भी कर सकते हैं। मान लो हमने यहां आर से मिला दिया तो ए आर बी बना, और मैंने अगर ए से मैंने एस को मिला दिया और बी से एस को मिला दिया तो ये वाला एंगल बना और ये वाला एंगल बना। तो ए आर बी और ए एस बी भी आपस में इक्वल हो जाते हैं क्योंकि वो बन रहे हैं माइनर सेगमेंट में। तो मेजर वाले अलग आपस में इक्वल होते हैं, माइनर वाले आपस में अलग इक्वल होते हैं। लिख लेते हैं इसको हम लोग यहाँ पर, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बी। एक तो ये हो गया और सेकेंड हो गया ए आर बी इज इक्वल टू ए एस बी। देखो बच्चों, तो ये हो गया मेरा थर्ड रिजल्ट। तो आप समझ लीजिए कि तीनों ही रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। ये बनाया गया है थ्रू आर्क, ये बनाया गया थ्रू कॉर्ड, और ये बनाया गया केवल एक कॉर्ड से बनाना है आपको दो एंगल एक ही सेगमेंट में, तो वो हमेशा इक्वल होंगे। मैं कहता हूं दो नहीं होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, सब इक्वल होंगे। जैसे मैंने एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, मान लो सपोज टी, तो यहां से मिलाएंगे ए से टी को और टी से मिलाएंगे बी को, तो ए टी बी भी एंगल इन दोनों के इक्वली होगा। जितने भी बनाएंगे एंगल एक सेगमेंट में, डेफिनेटली ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, नाउ सी नेक्स्ट थ्योरम। Now see the next theorem. On this basis, if a line segment joining two points subtend equal angles at two other points lying on the same side of the line segment, then 4 points are lie on the same circle. अब देख करना यहाँ पे क्या है, कहते हैं if a line segment joining two points, यानी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर कि हमने क्या किया कि हमने एक दो पॉइंट लिए और उन पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। मान लिया ये पॉइंट हमारे ए और बी हैं और इससे बन गई हमारी लाइन सेगमेंट, बन गई ए बी। सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी हमें क्या करना है, ए बी के या तो ऊपर या तो नीचे हमें दो पॉइंट और चूज करने हैं। मान लिया कि ये पॉइंट पी है और क्या कहते हैं एक पॉइंट हमने मान लिया क्यू है, इजंट इट? ये मान लिया P और Q है। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम ये एंगल, यानी कि अगर हम P से A को मिला दें और P से B को मिला दें, इसी प्रकार से अगर हम मान लिया Q यहां ले लिया तो Q से हमने A को मिला दिया और Q से मिला दिया B को, तो ये वाले एंगल अगर इक्वल हैं, अगर हम कह रहे हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये चारों पॉइंट P Q B A ये सर्कल पर होंगे। इसका मतलब क्या होगा, अ सर्कल विल पास थ्रू ऑल दीज 4 पॉइंट्स। देखिए इस तरीके से आप समझिए कि ये सर्कल आपका ऐसे होना चाहिए, सर्कल विल पास थ्रू ऑल दीज 4 पॉइंट्स, isn't it? Circle will pass through all these 4 points. This is your result. तो कहां पे क्या दिया गया है, यहां पे लिखा है if angle APB is equal to AQB, यानी कि ये वाला एंगल जो कि हमें लग रहा है कि ये थ्योरम जो हमने पढ़ी थी अभी कुछ देर पहले कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये थ्योरम उसकी कन्वर्स हुई। क्योंकि आप देखो अगर ये वाले एंगल लेते हैं, अगर इक्वल दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ डेफिनेटली ये P और Q पॉइंट जो होंगे सर्कल पर होने चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, हम लोग ये कहेंगे कि A B Q P R, इन्हें क्या बोलेंगे, कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स।
जब कोई भी पॉइंट सर्कल के होते हैं तो उनमें क्या बोलते हैं, उनको कौन साइक्लिक पॉइंट, सर्कल पर होने की वजह से ए बी क्यू पी ये चारों पॉइंट सर्कल पर होंगे अगर ये दोनों एंगल इक्वल दिए हैं। ये इस थ्योरम का मतलब निकलता है। अब आता है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, एंगल इन द सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर्कल में हम डायमीटर खींच दें तो वो बन जाता है दो इक्वल सेमी सर्कल। तो देखिए हमने बनाया यहां पर, मान लिया हमने एक सर्कल बना दिया और सर्कल में मैंने क्या किया, एक डायमीटर खींच दिया। ये मेरा पॉइंट हो गया O, ये हो गया हमारा डायमीटर AB। तो ये कह रहे हैं एंगल इन द सेमी सर्कल। अब इसके चाहे ऊपर और चाहे इसके नीचे हमने क्या किया, कोई भी एंगल बना दिया, यानी मान लिया हमने यहाँ पर P पॉइंट ले लिया, अगर A से P हमने मिला दिया और P से मैंने B मिला दिया तो जो ये वाला एंगल बनेगा वो क्या होगा बच्चों, राइट एंगल। अब नीचे भी कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट Q ले लिया, अगर मैंने A से Q को मिलाया और B से मैंने अगर मिला दिया Q को, तो ये भी क्या होगा बच्चों, राइट एंगल। इस थ्योरम का नाम क्या है, एंगल इन सेमी सर्कल। तो एंगल APB कहो चाहे AQB कहो, दिस विल बी ऑलवेज 90 डिग्री। Okay student, this was the theorem number 3. Now we are going to discuss our next topic is the cyclic properties of circles. Please see. Now see the next topic is cyclic properties of circle. तो देखिए अगर क्या करना है हमको कि सर्कल में अगर हम सरकमफ्रेंस पर हम 4 पॉइंट ले लें। ओके स्टूडेंट, जैसे मैंने बनाया एक सर्कल, ओके ये बनाया मैंने एक सर्कल और सर्कल में मैंने क्या किए, 4 पॉइंट मार्क कर लिए P Q R S और मैंने इनको ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया एक क्वाड्रिलेटरल। P Q R S तो क्या बन गया, एक, नाउ इट इज नोन एज द क्वाड्रिलेटरल। लेकिन अब इसका एक नया नाम हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये चारों पॉइंट सर्कल पर हैं तो इनको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये साइकिल में है और सरकमफ्रेंस के ऊपर है। चारों पॉइंट शुड जो भी होंगे सरकमफ्रेंस में होंगे, ना इसमें कोई भी एक पॉइंट ना सरकमफ्रेंस के बाहर हो सकता है ना अंदर हो सकता है। चारों पॉइंट 100% सर्कल के सरकमफ्रेंस पर ही होने चाहिए, ये इसमें कंडीशन है। तो इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, P Q R S, इन्हें क्या बोलते हैं मालूम है, इन्हें बोलते हैं हम लोग कॉन साइक्लिक। क्या बोलते हैं, कॉन साइक्लिक पॉइंट। और हम इसको क्या बोलते हैं, PQRS का नाम रखा गया है क्या बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए इसमें यहां पर इसी पर 2 थ्योरम बना दी गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्लीज गो थ्रू। पहली थ्योरम क्या कहती है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। यानी किसी भी सर्कल में अगर बनाया गया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मान लिया ये बनाया मैंने सर्कल और मैंने यहां पर पॉइंट ले लिया A B C और D, तो मैंने ज्वाइन कर दिया A B को C से, C को D से और D को A से। तो ये कह रहे हैं सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, यानी कि A और C का सम, B और D का सम जो कितना होगा, 180 होगा। एंगल A प्लस एंगल C इज 180 एंड एंगल B प्लस एंगल D 180। तो पूरा मिला कितना बच्चों हो गया, 360 हो गया। लेकिन इसमें यह फायदा है कि इन चारों का सम तो 360 होता ही होता है, लेकिन साथ में ये बात नहीं मिल गई हमको कि इनका सम 180 होगा, इनका सम 180 होगा, क्योंकि दोनों हमारे पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर ये वाला 80 डिग्री का है तो ये वाला होगा 100 डिग्री का, यानी दोनों का सम 180 आना चाहिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट थ्योरम, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल।
इसमें ये कह रहे हैं कि अगर मैंने कोई सर्कल बना के मैंने बनाया उसमें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी, मान लिया ये बन गया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया मैंने। ओके, तो क्या कह रहे हैं, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ये क्या है, अगर ए बी सी डी में से किसी भी साइड को हम एक्सटेंड कर दें बाहर, मान लिया मैंने इसको डीसी को एक्सटेंड कर दिया ऐसे बाहर, यहां पर मैंने ई पॉइंट ले लिया, तो ये वाला जो एंगल बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा इसके अपोजिट ये वाला एंगल जो पड़ रहा है अंदर का, इसके बराबर होगा। यानी क्या कह सकते हो कि एंगल DAB इज इक्वल टू BCE। ओके स्टूडेंट, ये वाला अगर 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का होगा। अगर मैंने मान लिया या मैं आपसे कहूं कि मैंने अगर इसको बढ़ा दिया सपोज बाहर की तरफ, तो जो ये वाला एंगल होगा, मान लीजिए ये पॉइंट आपका F है, तो इसको जितना मान बनाएंगे एंगल को, वही एंगल यहां भी बनेगा, क्योंकि ये भी आपका पेयर बन गया, ये एक्सियल एंगल बन गया, ये बन गया अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। इस प्रकार से हमारी थ्योरम खत्म होती है ये वाली। हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्लीज सी। नाउ सी आवर थर्ड टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस कंसेप्ट, टेंजेंट एंड सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। तो देखिए पहले समझते हैं हम लोग टेंजेंट क्या है, सेकंड क्या है, इन्हें ये वर्ड कहां से आए, सर्कल में ये का क्या यूज है। देखिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं एक, जैसे मैंने मान लिया बना लिया सर्कल, मान लो सर्कल बन गया। अब सर्कल में हम मान लेते हैं हमें इसको एक्सप्लेन करना टेंजेंट को, तो सर्कल में सरकमफ्रेंस जो कि बराबर होता है उस पर कोई एक पॉइंट मार्क कर लें। अगर हम यहां पर मार्क कर लिया हमने P पॉइंट, तो अगर कोई ऐसी लाइन हम खींचे जो पॉइंट P से होके जाए और इसको छूती हुई निकल जाए, टच करती हुई, जैसे मैंने क्या किया, एक लाइन हमने खींची इस तरीके से, ये देखिए ये लाइन जो मैंने खींची है ये कहलाएगी टेंजेंट एट पॉइंट P, और इसको अगर हम देते हैं A B, तो APB इज टेंजेंट, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जानते हैं सेकंड क्या होता है, सेकंड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को काटते हुए निकल जाती है, छूते हुए नहीं, काटते हुए। जैसे मैंने यहां पे लाइन खींच ली इस तरीके से, मान लो ये C और D दो पॉइंट पे इसे कट कर रही है, और CD तो मेरी कॉर्ड होगी, लेकिन इसको हम बाहर से करें अगर, इसको मैंने नाम दे दिया E और F, तो ये पूरी की पूरी EF कहलाएगी सेकंड। EF इज सेकंड बिकॉज इट कट्स द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट C एंड D। अब देखिए इसी पर कुछ थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिए ये आधी थ्योरम आ रही है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ टेंजेंट। तो पहले हम बनाते हैं एक सर्कल, ये बन गया आपका सर्कल। अब क्या कह रहे हैं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो मैंने अगर यहां पर एक ड्रॉ कर दी टेंजेंट, मान लिया ये पॉइंट P है जहां मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है, और इसका नाम मैंने कर दिया AB। तो व्हाट यू विल सी, यू कैन सी P पॉइंट हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड रेडियस थ्रू द पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट P को अगर हम ज्वाइन करते हैं सेंटर से, सेंटर मान लिया O है, तो ये जानते क्या बन जाएगी, रेडियस। तो ये रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर 100%। तो आप कह सकते हो यहां पर कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, इजंट इट। तो ये बन गई थ्योरम आपकी, टेंजेंट एट एनी पॉइंट
यहाँ टेंजेंट खींच लिया हम लोगों ने, उसी पॉइंट को आपने जब सेंटर से मिलाया तो बन गई रेडियस। तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, ये बात का ख्याल रखिएगा। अब बच्चों आता है आपका नेक्स्ट पार्ट, वो आता है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्किल। यानी सर्कल के ऊपर हम टेंजेंट कितने खींच सकते हैं किसी एक पॉइंट पर। अगर ध्यान दीजिए तो हमें पता करना है कि वो पॉइंट एक्चुअली में है कहाँ। तो देयर आर 3 केसेस। तो पहला केस आता है कि पॉइंट जो है लाइज इनसाइड द सर्कल, सेकंड आता है कि पॉइंट इज ऑन द सर्कल, और थर्ड बच्चों क्या आता है, पॉइंट इज आउटसाइड सर्कल। सर है कि पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल के ऊपर है और सर्कल से बाहर है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अब इस फिगर में देखिए मैंने बनाया आपका ये डायग्राम, ये बना दिया सर्कल मैंने। अब मुझे बताइए अगर हम पॉइंट लेते हैं, ये मान लिया सेंटर है, और पॉइंट मैंने अगर यहां ले लिया तो P पॉइंट से अगर हम कोई भी लाइन खींचेंगे तो वो क्या करेगी, कट कर देगी इसको, इसे कट कर देगी बच्चों। टेंजेंट तो हुई ही नहीं है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जो छूते हुए निकल जाए सरकमफ्रेंस को बाहर से। और ये पॉइंट क्या हो रही है, ये पॉइंट जितनी जो लाइन खींच रहे हैं वो सारी जो लाइन सेगमेंट हैं वो सब इसको काट रही हैं। देयर विल बी नो टेंजेंट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट इनसाइड द सर्किल। अब आता है पॉइंट इज ऑन द सर्किल, सर्किल के ऊपर पॉइंट लेते हैं। मान लिया हमने ये वाला सर्किल खींचा, तो अगर मैंने कोई पॉइंट सर्किल के ऊपर ले लिया तो यू कैन ड्रॉ वन टेंजेंट ओनली, यू कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट स्टूडेंट। यानी कि किसी भी सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं तो एक पॉइंट पे एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, नॉट मोर देन वन। यानी इसका मतलब ये हुआ हर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की एक टेंजेंट होती है। अगर मैंने वो पॉइंट यहां ले लिया तो टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, अगर वो पॉइंट यहां ले लिया तो ऐसे ड्रॉ करेंगे। यानी हर एक पॉइंट की एक यूनिक टेंजेंट होती है, केवल एक टेंजेंट। अब आता है पॉइंट इज आउटसाइड सर्किल, यानी पॉइंट अगर बाहर है, मान लिया कि ये आपका सर्किल बन जाता है, ओके। नाउ क्या करोगे, यहां पर मैंने क्या कर लिया, पॉइंट ले लिया बाहर। तो अगर मैंने ये पॉइंट बाहर ले लिया, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट से इस सर्किल पर हम टेंजेंट कैसे खींचेंगे। तो आपका जवाब होगा वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट, प्लीज सी। तो यहां से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और एक आपने टेंजेंट यहां से ड्रॉ कर दिया। तो यू कैन सी, अगर ये मान लिया ए है, ये बी है, तो ये आपने देखा कि देयर आर टू टेंजेंट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, अगर पॉइंट अंदर है सर्किल के, यू कांट ड्रॉ एनी टेंजेंट। एक सर्किल के ऊपर अगर पॉइंट है यू कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट, और अगर पॉइंट सर्किल के बाहर है यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट ऑन द सर्किल फ्रॉम दैट पॉइंट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। हम लोग पढ़ते हैं इसी के आगे, इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए। नाउ सी द नेक्स्ट थ्योरम ऑफ दिस टॉपिक। If two tangents are drawn from an external point to a circle, अगर हम किसी सर्किल पे किसी बाहर के पॉइंट से एक टेंजेंट, दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्योंकि टू ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसमें ये तीन कंक्लूजन आपको समझने होंगे। तो लेट अस ड्रॉ डायग्राम फर्स्ट। जैसे मैंने क्या किया कि एक सर्किल बनाया और सर्किल के बाहर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, मान लिया ये पॉइंट पी ले लिया। अब इस पॉइंट से मैंने क्या किया, दो टेंजेंट ड्रॉ करी हैं। तो यहां मैंने ड्रॉ कर लिया एक टेंजेंट ऐसे और एक मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसे, इजंट इट। तो ये मेरा पॉइंट हो गया ए और ये मेरा हो गया पॉइंट बी। अब मैंने यहां सेंटर ओ बना लिया, तो आता है यहां पर द लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। ये इसका फर्स्ट कंक्लूजन है, यानी कि एपी इज इक्वल टू पीबी। एक तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया कि AP की जो लेंथ होगी वही लेंथ PB की होनी चाहिए। सेकेंड है द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका मतलब क्या क्या, O से पहले आप A को मिलाओ और O से B को मिलाओ और P से आप O को मिलाओ। तो यहां पर क्या कहते हैं, द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सेंटर पे ये एंगल बन रहा है। तो POA इज इक्वल टू POB।
ओके। और थर्ड हमारा आता है द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल। यानी देखिए आपने क्या किया कि जो ये वाला एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, इसके इक्वल, क्योंकि यही वाला एंगल जो है वो सेंटर को लाइन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन पीओ है उससे बनाने वाला एंगल है। क्योंकि लिखा है यहाँ टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, टेंजेंट यानी कि पी ए और पी बी इस पीओ से इक्वली इंक्लाइंड है। इसका मतलब थर्ड पार्ट का मतलब ये हो गया कि एंगल APO इज इक्वल टू BPO। तो ये 3 पॉइंट इससे निकल के आते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि अगर हम की सर्किल पे बाहर के पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये 3 कंक्लूजन सामने निकल के आते हैं। पहला क्या होता है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, यानी कि PA इज इक्वल टू PB। सेकेंड है द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि POA इज इक्वल टू POB। थर्ड are the tangents are equally inclined to the line joining the point and the center of a circle, यानी कि APO is equal to BPO। Okay student, now see next topic. Our next topic is touching circles and common tangents. तो there are 3 cases। 2 सर्किल अगर हम लेते हैं क्वेश्चन में, अगर वो टच करते हैं एक्सटर्नली, टच करते इंटरनली एंड डू नॉट टच। तो देखिए बच्चों, पहला केस हमारा आता है कि दे टच एक्सटर्नली। जैसे मैंने क्या किया, एक सर्किल बनाया इस तरीके से और ऐसा सर्किल बना दिया मैंने ऐसे जो टच कर रहा है, ये देखिए, यानी 2 सर्किट क्या कर टच कर रहे हैं एक दूसरे को बाहर से। तो अगर मान लेते हैं ये एक सेंटर A है, इसका सेंटर B है, तो अगर ज्वाइन कर दें और हम ये मान लें कि इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, तो हम कह सकते हैं आसानी से इसमें कि AB इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि जो सेंटर की डिस्टेंस होगी वो दोनों रेडियस का सम होगी, ये कह सकते हैं अगर वो टच करते हैं एक्सटर्नली। और इसमें आता है कॉमन टेंजेंट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बीच में एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों सर्किल को टच करते हुए जाएगी। यहां पर ये वाला पॉइंट अगर P मान लें तो इस पॉइंट P से होकर जाएगी एक कॉमन टेंजेंट। और ऐसे देखिए तो अगर आप ऊपर भी एक कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं और एक नीचे भी खींच सकते हैं। तो जानते हैं जो ऊपर नीचे टेंजेंट मैंने खींची है, यानी कि ऊपर और नीचे, यानी सर्किल के या दोनों या तो ऊपर होगी या नीचे होगी, तो इसका नाम होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो अगर हम मान लें कि ये PQ है और ये RS है, तो जानते हैं क्या बोलते हैं इसको, PQ एंड RS। इसका नाम क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और जानते हैं बच्चों ये दोनों इक्वल लेंथ की होती है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं हम लोग कि PQ इज इक्वल टू RS, जितनी लंबाई होगी PQ की उतनी लंबाई होगी RS की, ये याद रखना है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, इस केस में मेरे पास 3 कॉमन टेंजेंट हो गई, एक PQ, एक RS और एक ये वाली, इसको भी नाम देते कुछ हम लोग, ये दे दिया CD भी हमारी एक कॉमन टेंजेंट हो गई। और एक बात और ख्याल रखना है आपको ध्यान से बच्चों कि ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये हमारी रेडियस है और ये मेरी टेंजेंट है। थ्योरम नंबर 1 के अकॉर्डिंग टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। ये तो मेरा हो गया फर्स्ट। अब आता है टच इंटरनली, यानी सर्किल जो खींचे गए हैं वो एक दूसरे के अंदर खींचे गए हैं। तो मान लेते हैं आपके पास एक सर्किल आपका ये है और एक सर्किल आपका अंदर खींचा गया है जो कि इसको टच कर रहा है इंटरनली। तो यहां पर हमने क्या करा, पॉइंट P ले लिया और यहां पे हमने जो टेंजेंट खींची है पॉइंट P पे, इसको बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। तो इस सिचुएशन में केवल एक कॉमन टेंजेंट हम खींच सकते हैं P पॉइंट पर। और मान लिया कि ये मेरा A है और B है, तो ज्वाइन कर दें यहां पर हम अगर AB को P से
और अगर हम ये कहें कि ये डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस R2 है इतना, तो हम ये कहेंगे आपसे कि AB इज इक्वल टू क्या होगा, R1 माइनस R2, क्योंकि AB आपका इतना है और इतना R1 है, इतना R2 है, तो ये निकालने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा रेडियस को। तो इस सिचुएशन में AB जो है इन दोनों का सम है और यहाँ पे AB क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है। ओके, अब आता है डू नॉट टच, सर्किल टच नहीं कर रहे हैं। तब देखिए यहाँ पर सर्किल में टच अगर नहीं कर रहे हैं तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बना दिया दूर दूर। ओके स्टूडेंट, एक का सेंटर मैंने मान लिया A है, एक का सेंटर B है। अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और आपको पता है कि इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर AB इज मोर देन R1 प्लस R2, यानी AB की जो डिस्टेंस होगी वो R1 और R2 के सम से बहुत ज्यादा होगी। ओके स्टूडेंट, अब आता है इसमें कितनी हम कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं। तो देखिए इसमें 4 कॉमन टेंजेंट हो सकती हैं, 2 ऊपर और 2 ऐसे। तो जो ऊपर खींचेंगे, एक ऐसे खींचा और एक मैंने ऐसे खींच दिया, तो ये मान लिया P है, ये मान लिया Q है, ये मान लिया R है, ये मान लिया S हो गया। तो इसको तो बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जो कि PQ RS को हम पहले पढ़ चुके हैं। सर्कल के ऊपर होगी या नीचे होगी एक ही तरफ, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। लेकिन इसमें 2 और कॉमन टेंजेंट हैं जो क्रॉस टाइप की हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। यानी एक हमें खींचे अगर, तो एक मेरी आ रही है इस तरीके से, यू कैन सी, एक ऐसे आ रही है और एक मेरी आ रही है ऐसे। तो जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो 1 2 3 4, इसमें कितनी कॉमन टेंजेंट हो गई, 4। तो हम लिख देंगे 4 कॉमन टेंजेंट, यानी 4 कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट, तो 2 हो गए हमारी कौन सी, डायरेक्ट, और 2 हो गई हमारी इनडायरेक्ट। लिख देंगे 2 हमारी कौन सी हैं, 2 डायरेक्ट, और 2 बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट, और इसी का नाम होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। प्लीज नोट डाउन। हम लोग आते हैं अपनी 1 2 थ्योरम और बची हुई हैं, लेट्स सी देन कंक्लूड द वीडियो। ओके, प्लीज सी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड। अब देखिए थ्योरम आती है इस टॉपिक पे, इफ 2 chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे कह रहे हैं कि अगर हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, जैसे बना दिया सर्कल मैंने यहां पर, अब सर्कल के अंदर अगर 2 कॉर्ड कट रही हैं, मान लिया एक कॉर्ड ऐसे और मैंने बना दी, एक कॉर्ड मैंने ऐसे बना दी, तो ये मेरी हो गई कॉर्ड AB और ये हो गई कॉर्ड CD। अगर मान लिया ये P पॉइंट पे कट रही है, तो सेगमेंट हो गए AP और PB, PC और PD। तो इनका जो प्रोडक्ट है, यानी AP इंटू PB मस्ट बी इक्वल टू PC इंटू PD। ये लिख सकते हैं आप, AP इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। प्लीज टेक केयर, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो पॉइंट P है जिसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट देखिए सब में आपको लिखना है। तो AP इंटू PB ये लेना है, सेगमेंट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू PC इंटू PD अगर आपके कॉर्ड अंदर कट रही हैं। और यहां बोला एक्सटर्नली भी कट सकती हैं। तो अगर मैंने मान लो सर्कल बना लिया इस तरीके से, और मैंने क्या किया कि कॉर्ड को बाहर काट दिया, मान लिया एक कॉर्ड ये और एक कॉर्ड आपकी ये है। अब इसको मैंने अगर बाहर मिलाया तो क्या देखा कि ये बाहर आके कट रही हैं, ये देखिए। तो ये क्या हो गया, यहां पे कट रही है, तो ये मैंने P पॉइंट दे दिया, ये A है और ये B है, ये C है और ये पॉइंट D है। तब भी जानते यही रूल लागू होगा, AP इंटू BP इज इक्वल टू PC इंटू PD। यही फॉर्मूला लागू होगा, यही कंसेप्ट लागू होगा यहां पर भी, चाहे कॉर्ड अंदर कटे और चाहे कॉर्ड बाहर कटे। AP इंटू BP इज इक्वल टू PC इंटू PD, यानी कि P पॉइंट सब में आना चाहिए, ये थ्योरम कहती है हमारी। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट थ्योरम जो कहलाती है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम।
If a line touches a circle and from the point of contact a chord is drawn, then the angle between the tangent and the chord are respectively equal to the angle in the corresponding alternate segment. बहुत लंबी थ्योरम देखने में लग रही है, लेकिन समझने में उतनी ही आसान हो जाएगी आपको। जैसे देखिए, मैंने बना लिया एक सर्कल, तो क्या कह रहे हैं कि हमने क्या किया, इफ ए लाइन टचेस अ सर्किल एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, हमने क्या किया कि अगर मैंने एक पॉइंट यहां पे P ले लिया और मैंने यहां बना दिया एक टेंजेंट। ओके स्टूडेंट, ये क्या बना दिया मैंने, एक टेंजेंट बना दिया। लेट अस ड्रॉ प्रॉपर्ली। ये बन गया मेरा टेंजेंट और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब क्या कह रहे हैं, इफ अ लाइन टचेस द सर्किल एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अ कॉर्ड इज ड्रॉन, मैंने यहां से एक कॉर्ड बना ली, मान लो ये कॉर्ड बन गई PQ। देन द एंगल्स बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड, यानी जो ये वाला एंगल बन रहा है टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द एंगल इन द कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट सेगमेंट। यानी जो PQ हमारी कॉर्ड थी उसका जो ऑल्टरनेट सेगमेंट होगा वो इस साइड पे होगा। यानी कि अगर हम यहां पर कोई पॉइंट ले लेते हैं R, तो R को अगर P से मिला दें और R को अगर Q से मिला दें तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। और इसी कॉर्ड से अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं इधर से, ओके स्टूडेंट, तो क्या होगा बच्चों, ये वाला अगर लेते हैं तो वो इसके इधर होगा, यानी इसको हमें इधर लाना पड़ेगा। एक पॉइंट हमने यहां ले लिया मान लो S, तो Q को मुझे S से मिलाना पड़ेगा और P को मुझे S से मिलाना पड़ेगा, तब ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो यानी कि इधर अगर लेते हो आप एंगल को तो इसके ऑल्टरनेट इधर हो गया, अगर इधर लेते हो तो इसके ऑल्टरनेट इधर हो गया। तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको मान लिया मैंने E पॉइंट, इसको मान लिया मैंने F पॉइंट, तो QPE इज इक्वल टू QRP, ये हो गया बच्चों, या QPF इज इक्वल टू QSP। इसको बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, यानी कि इधर का वाला एंगल इसके इक्वल होगा और इधर वाला एंगल इसके इक्वल होगा। याद रखना आपको एक बात कि आपको एक कॉर्ड लेनी है, टेंजेंट लेनी है। जैसे देखिए, अगर हम यहां ले लें, अगर हम कहते हैं कि PR, अगर आप कॉर्ड ले लेते हैं तो जो ये वाला एंगल बनेगा इस टेंजेंट से, ये वाला इसके इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, तो यानी कि देखना यहाँ पर यह है कि कॉर्ड और टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल जो भी होगा वो दूसरे सेगमेंट में बनने वाले एंगल का के इक्वल होगा, और उसको आपको दिखाना पड़ेगा, डायग्राम में दिखाना पड़ेगा। टेंजेंट कहीं भी हो सकती है डायग्राम में, टेंजेंट से और कॉर्ड के पीछे बनने वाला एंगल लेना है और वही एंगल आपको बनाना है दूसरे सेगमेंट में, जो कि आपका ऑल्टरनेट सेगमेंट कहलाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द लास्ट थ्योरम ऑफ दिस टॉपिक, देन वी विल कंप्लीट द वीडियो। Now see today's last theorem of the topic, then we will conclude the video. This is very important theorem and this theorem is also named as tangent second theorem. इसका एक शॉर्ट फॉर्म है ये, और now इस थ्योरम को डिस्क्राइब करते हैं कि थ्योरम क्या कहती है, और हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। इसके सारे थ्योरम करने के बाद I request you to revise all the theorem before seeing the next video and see the channel already and subscribe it. Okay student, and share this video to your friends who are in the class 10th also. Now next theorem is and last theorem of the today, if a chord and tangent intersect externally, यानी एक chord और एक tangent अगर कट करती हैं externally, यानी बाहर करती हैं कट अगर, then the product of the length of segment of the chord is equal to the square of the length of tangent from the point of contact to the point of intersection. तो डायग्राम समझते हैं। देखिए, मैंने एक डायग्राम बना लिया सर्कल का, ये बन गया आपका सर्कल। तो क्या कह रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कि कॉर्ड और टेंजेंट, मैंने क्या कर लिया, एक कॉर्ड ले ली इस तरीके से
जो उसको बाहर बढ़ा दिया मैंने, और ये ले ली मैंने टेंजेंट। ये देखिए, ये मैंने ले लिया कि ये आपकी कॉर्ड है ए बी, जो बाहर पी तक बढ़ाई गई है, और ये मेरी होगी टेंजेंट, पी टी इज द टेंजेंट। तो टेंजेंट और कॉर्ड जब बाहर मिल रही है पी पॉइंट पर, आपको पता होगा कि इसको हम बोलते हैं सेकंड, क्योंकि हमारी ये पॉइंट जो बाहर से खींचा गया है लाइन, वो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रही है। इसका मतलब पी ए बी इज नोन एज द सेकंड एंड पी टी इज कॉल्ड द टेंजेंट। ये पता है हमको। तो फिर मैं बोल रही है देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड, यानी पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, ये हो गया सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड पी ए और पी बी। पी पॉइंट आपको दोनों पार्ट में लेना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी पीटी का स्क्वायर। ये थ्योरम का मतलब हुआ कि पी ए इंटू पी बी मस्ट बी इक्वल टू वॉट, पीटी का स्क्वायर, क्योंकि यही मेरी टेंजेंट है, इसका स्क्वायर के बराबर होगी स्टूडेंट। तो प्लीज सी ऑल दीज थ्योरम विल बी यूजफुल in the numerical problems and concept. Please note down and see the next video. Till then, goodbye.